हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 विराम चिन्ह। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम का अर्थ क्या होता है? आराम करना या ठहरना। तो यहाँ पे विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा तो बहुत रुकना पड़ता है, जिसे भाषा स्पष्ट, अर्थवान तथा भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। इस तरह भावों, विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे रोको मत जाने दो। दूसरा वाक्य है रोको मत जाने दो। तो ये दोनों अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। दोनों ही वाक्यों में शब्द बराबर हैं, लेकिन दोनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हैं। उपयुक्त वाक्य उदाहरणों में पहले और दूसरे वाक्य का उल्टा अर्थ निकलता है, जबकि दोनों वाक्यों में शब्दों का जो क्रम है वो समान है। पहले वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रुकने के लिए कहा गया है, जबकि दूसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को ना रोक कर जाने के लिए कहा गया है। विराम चिन्ह अर्थ को कितना बदल देते हैं, अतः विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। हिंदी व्याकरण में कई विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए कुछ मुख्य चिन्हों को जानते हैं। तो सबसे पहले है पूर्ण विराम, जो कि हमें पता है वाक्य के अंत में लगता है। अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव या संक्षेपक चिन्ह, आदेश चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। तो पहली बात करेंगे हम पूर्ण विराम चिन्ह की। पूर्ण अर्थात पूरा, और विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी बातचीत के दौरान या लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। अर्थात वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम स्कूल से आ गया, वह छत पर बैठा है, आज स्कूल बंद रहेगा। अर्ध विराम किसे कहते हैं? अर्ध विराम चिन्ह यानी अर्ध यानी आधा, यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। जब हमें अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम की तुलना में लगभग आधा समय लगता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अतिथि आ गए, वे शीघ्र चले जाएंगे। बाढ़ के दौरान भयंकर तबाही मची, मकान के मकान ढह गए, भारी बर्बादी हुई। अल्प विराम चिन्ह। अल्प अर्थात थोड़ा या कम। बातचीत करते समय या लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं, तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, देखते हैं। पहली परिस्थिति है जब वाक्य में एक ही तरह के कई शब्द एक साथ आ जाएं। जैसे राम, श्याम, राहुल व राजीव अच्छे मित्र हैं। थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच और जग सब उठा कर लाओ। मुझे आम, केला, लीची एवं सेब बहुत पसंद है। दूसरा परिस्थिति है हाँ और नहीं के बाद। जैसे हाँ, मैं लिख सकता हूँ। नहीं, मैं ये काम नहीं हो सकता। अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 4, यानी अल्प विराम, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आदि। संबोधन के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे श्याम, जरा इधर तो आना। राहुल, ठहरो, मैं भी चलता हूँ। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब वाक्यों में वक्ता प्रश्न पूछता है, तब वहां प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां क्या रखा है? तुम दिल्ली में किस जगह रहते हो? यानी जब आप कोई प्रश्न पूछते हो तो वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगता है। विस्मय बोधक चिन्ह भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भय यानी डर,
शोक यानी जब आप उदास हो, हर्ष यानी जब आप बहुत खुश हो, आश्चर्य यानी जब आपको कोई सरप्राइजिंग लगे, घृणा यानी जब आपको किसी चीज से घिन आए। और इस तरह के जो आपके भाव आते हैं यानी आपकी फीलिंग्स होती हैं, तो उनको प्रकट करने के लिए हमें विस्मय बोधक चिन्ह को वाक्य के साथ में यूज करते हैं। जैसे अरे, तो ये शब्द है विस्मय बोधक। अरे तुम आ गए, तो ये आश्चर्य हुआ। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ, तो ये क्या है? शोक है। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग दो एक जैसे शब्दों, विपरीतार्थक शब्दों की आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। शब्द युग्मों के बीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इधर उधर, सुबह शाम। तुलनात्मक शब्दों के साथ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे छोटी सी, उतना सा इत्यादि। उद्धरण चिन्ह यानी हम इसको इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। उद्धरण अथवा उदाहरण के लिए जो हम यूज करते हैं। उद्धरण चिन्ह इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। उद्धरण अर्थात उदाहरण, जब अपने लेख अथवा वाक्यों में किसी महान अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन ज्यों का त्यों लगा दिया जाता है, तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक इकहरा उदाहरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है। जैसे रामचरितमानस एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। महात्मा गांधी को आदर पूर्वक बापू के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। इस चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः प्रसिद्ध कथन, कहावत तथा संवाद आदि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। माँ बोली, अभी तुम पढ़ाई करो, शाम को खेलना। निर्देशक चिन्ह किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नाटक, एकांकियों में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे माँ कहती है, माँ अनुपमा यहाँ आओ, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। भक्ति काल के अनेक प्रसिद्ध सिद्ध कवि रहे हैं। जैसे कबीर, सूरदास, मीराबाई आदि। नवा है कोष्ठक यानी ब्रैकेट। कोष्ठक का प्रयोग वाक्यों में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने, विकल्प दिखाने आदि के लिए किया जाता है। जैसे धर्मराज, तो धर्मराज हम किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी को। तो युधिष्ठिर धर्मराज ने धर्म की सदैव रक्षा की। अ, ब, स आदि। 10वां है लाघव चिन्ह। यहाँ पर शब्दों को पूरा ना लिखकर छोटा करके दिखाया जाता है, वहाँ लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे प्रोफेसर को प्रो लिखेंगे और ये लाघव चिन्ह लगाएंगे। डॉक्टर के लिए डा लिखा और उस पे लाघव चिन्ह लगाया। क्रम संख्या में क्र के आगे लाघव चिन्ह और स के आगे लाघव चिन्ह लगाया, यानी छोटा सा सर्कल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। 11वां है आदेश विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के भेद इस प्रकार हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के नाम निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।